हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओके तैयारी में। मैं राहुल गंगवार, हर तैयारी में आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाल और वेग के बारे में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाल और वेग के बारे में, जो कि चाल और वेग में अंतर को भी बताएगा कि चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। तो हम पहले बात करते हैं चाल क्या है। तो एक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब एकांक समय कौन सा और चली गई दूरी कौन सी, मतलब हम अगर एक सेकंड में हम जितनी दूरी तय करें, या हम एक सेकंड मान लें, समय एक सेकंड मान लें, एक सेकंड में हम जितनी दूरी तय करेंगे उसके रेशियो को या उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। जैसा कि हम लिखा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जो चाल होती है वो दूरी और समय के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम कि इसकी विमा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो मात्रक क्या हुआ, दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को हम मापते हैं मीटर में। ठीक है, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। विमा क्या होगी इसकी, विमा क्या होगी, एम, कोई द्रव्यमान नहीं, यहाँ पे एम 0 हो जाएगा। ठीक है, एम मीटर है तो मीटर का क्या होगा, एल। ठीक है, सेकंड है, सेकंड मतलब समय नीचे है तो समय को हम टी लिखते हैं, सेकंड को। तो जब टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, टी माइनस 1, तो इसकी विमा क्या हो गई, एल टी माइनस 1। ठीक है, चाल सदैव धनात्मक होती है। जैसे दूरी सदैव धनात्मक होती है वैसे चाल सदैव धनात्मक होगी। अगर दूरी निगेटिव में नहीं जा सकती तो चाल भी निगेटिव में नहीं जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं कि चाल के प्रकार क्या हैं। चाल के प्रकार के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक होती है एक समान चाल, एक समान चाल। तो एक समान चाल में हम जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब कण की चाल एक समान चाल कहलाती है। जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, मतलब क्या है कि कोई कण है और वह एक समान समय में और समान उतनी ही दूरी तय कर लेता है, तो क्या करते हैं, उस कण की चाल जो होती है समान चाल कहलाती है। एक समान चाल बराबर समान दूरी बटे समान समय, इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, एक समान चाल की अवस्था में दूरी व समय के मध्य समानुपाती का संबंध होता है। दूरी व समय के मध्य समानुपाती का संबंध होता है। ये हुई हमारी दूरी। ठीक है, ये हुई हमारी दूरी और इसके समय के बीच क्या होगा, समानुपाती का संबंध होगा। एक समान चाल में दूरी और समय के मध्य समानुपाती का संबंध होता है। और जो दूरी और समय का ग्राफ सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात नियत ढाल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मतलब क्या है, ये एक ग्राफ है, अगर हम इधर डिस्टेंस ले लें यानी दूरी ले लें और इधर टाइम ले लें तो एक हमें ग्राफ मिलेगा, वो मिलेगा हमें एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब अगली चाल जो आती है वो आती है हमारी परिवर्ती चाल या असमान चाल। अगली है परिवर्ती चाल या असमान चाल। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी, वहां क्या था, समान समय अंतराल में समान दूरी, यहाँ पर क्या है, समान समय होगा और असमान दूरी होगी, मतलब दूरी अलग होगी। और असमान, या तो फिर असमान समय होगा, समय अलग होगा और समान दूरी होगी, या फिर दोनों ही अलग होंगे, असमान समय होगा, असमान जो है दूरी होगी। तब हमारी वो चाल क्या कहलाएगी, परिवर्ती चाल या असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, असमान चाल की स्थिति में दूरी व समय के ग्राफ
ढाल सरल रेखा ना होकर वक्र प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है ये ग्राफ, तो ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें जब जो है समान दूरी असमान दूरी होगी और समान समय होगा तब। ठीक है, या फिर कैसे प्राप्त होगा, या फिर जो है ये ग्राफ हो गया और एक जो है ऐसे ऊपर को उठ के जाता है ग्राफ। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, असमान दूरी बटे असमान समय, समान दूरी बटे असमान समय, या असमान दूरी बटे असमान समय, ये हो गया। ठीक है, नोट है कि दूरी समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होते तथा इनका ग्राफ भी ऋणात्मक अक्ष की ओर नहीं होता। मतलब दूरी समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, ना दूरी नेगेटिव हो सकती है ना समय नेगेटिव हो सकता है, तो इनका जो ग्राफ होता है वो भी कभी नेगेटिव में नहीं होता है। मतलब ये ऐसे नेगेटिव में नहीं जाएगा, या ना ये मुड़कर इधर नेगेटिव में जाएगा, मतलब ये नेगेटिव में नहीं होते इनके ग्राफ। ठीक है, अगली बात आती है कि तात्क्षणिक चाल। अगली बात क्या आएगी, तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, असल में ये तात्क्षणिक चाल होती है ना, ये हमारी ओरिजिनल चाल होती है। अगर हम समान भाषा में कहें कि चाल, वो इतनी गति से वह इतनी चाल से चल रहा है, तो वो तात्क्षणिक चाल के ही बारे में बात कर रहे होंगे हम। ठीक है, किसी निश्चित समय, मतलब अब यहाँ पर एक निश्चित समय होगा कि t बराबर 5 सेकेंड में जो इतनी चाल चलता है। ठीक है, तो किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल में किसी विशेष समय पर चाल की गणना की जाती है, अंतराल का मापन आवश्यक नहीं होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा टी नहीं लिया जाएगा कि इतने t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1। ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम होगा कि t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 6 सेकेंड पर, मतलब ऐसे एक एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, तो वो हमारी, और उस एग्जैक्ट टाइम में कितनी दूरी तय करी है वो हमारी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, किसी वाहन की चाल मापन यंत्र स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल की का ही मापन करता है। जो हमारे जो वाहन में एक स्पीडोमीटर लगा होता है और उसमें जो सुई उठकर 20, 30, 40 वो बताती है ना, वो एक हमारी तात्क्षणिक चाल ही होती है कि हम जिस समय में चल रहे हैं उस समय हमारी 60 की स्पीड है, तो वो तात्क्षणिक चाल ही होती है हमारी। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ हमारा। ये बताएगा कि b इक्वल टू लिमिटेशन डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा x अनुपात डेल्टा t। अगर डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तब ये लिमिट लगा के हमें ये प्राप्त होगा चाल b इक्वल टू x अपॉन t। चाल यहाँ पे x दूरी हो जाएगी, t समय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम औसत चाल की। औसत चाल कैसे निकालेंगे, ये हमने बात करी यहाँ पर अभी, समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम औसत चाल कैसे निकालेंगे। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, यहाँ पर कुल समय आएगा, शायद कुल समय ही होगा यहाँ पर। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल को बताता है। ठीक है, अब अगर इसको हम लिखें तो यहाँ पे आ गया बी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा टी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, बी एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, नीचे पहुंचते हैं कि डेल्टा अंतराल को प्रदर्शित करता है, पता होगा। डेल्टा एक्स दूरी के अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है, डेल्टा टी जो है समय के अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चाल समझ में आया कि चाल क्या होती है। चाल और वेग में हम अंतर को भी समझेंगे, चाल कैसे
कैसे डिफाइन करेंगे और वेग को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल तौर पे बताऊं, जैसे ट्रेन है, ट्रेन एक सीधी पटरी पर जा रही है। ठीक है, ट्रेन सीधी पटरी पर जा रही है, तो हम कहेंगे कि वह किस चाल से ट्रेन चल रही है, क्योंकि जो ट्रेन है वह सीधी ही जाएगी। ठीक है, वो ऋणात्मक पीछे को लौट कर नहीं आएगी, तो हम इसकी कहेंगे किस चाल से चल रही है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई पत्थर का टुकड़ा ऊपर को फेंका, तो वो जिस वेग से जाएगा, वो किससे जाएगा, वेग से जाएगा, क्योंकि उसके लौटने की पॉसिबिलिटी है, वो लौट के आएगा नेगेटिव में। ठीक है, वो जाएगा फिर लौट के आएगा, क्योंकि वेग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, चाल नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए जो ट्रेन है वो किस चाल से चल रही है ये बोलेंगे, और जो कि हमने पत्थर का टुकड़ा फेंका ऊपर को, तो वो किस वेग से फेंका वो बोलेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आएगा क्या। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। ओके, यह एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग जो किससे मिलकर बनता है, विस्थापन से मिलकर बनता है, और विस्थापन भी क्या था, सदिश राशि थी, हमने जो पहली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि हो गया। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, सीजीएस में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विस्थापन की भांति वेग धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि वेग तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इसके प्रकार की, वेग के प्रकार कि एक समान वेग, परिवर्ती वेग, यहां पर ये वेग आएगा, परिवर्ती वेग, आसमान वेग, या फिर औसत वेग, या तात्क्षणिक वेग, यहां पे वेग आएगा। ठीक है, एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो, दोनों ही समान रहें, तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग की स्थिति तभी संभव है जब कण सरल रेखा में नियत वेग से गति करे। ठीक है, क्या मतलब है कि एक समान वेग की स्थिति तभी संभव होगी, मतलब जब कोई कण एक समान गतिशील हो, दोनों समान रहें, और कण का वेग एक समान वेग कहलाता है, मतलब उसका विस्थापन जो है समय के अकॉर्डिंग समान रहे, तब वह क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। और वह स्थिति तभी संभव होगी जब कण एक सरल रेखा में नियत गति करता होगा, मतलब सीधी गति करता होगा, तो समय के साथ विस्थापन बढ़ेगा, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा एक समान वेग कहलाएगा। ठीक है, एक समान वेग की स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है, क्योंकि वेग जो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, और यहाँ तो वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एक समान वेग की अवस्था में कण की स्थिति में परिवर्तन समय के समानुपाती होता है। एक समान वेग में कण की स्थिति में परिवर्तन जो है समय के समानुपाती होता है। ये मैंने उसमें भी बताया था कि उसमें दूरी के समय के समानुपाती था, इसमें क्या है, जो है स्थिति के समानुपाती है। स्थिति मान लिया हमने x है, तो वह t के समानुपाती होगा। ठीक है, एक समान वेग की अवस्था में स्थिति व समय के मध्य ग्राफ की ढाल सीधी रेखा में प्राप्त होती है। वही ढाल जो है इस प्रकार का ग्राफ में प्राप्त होगा एक समान वेग की अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं असमान वेग में। तो असमान वेग जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो कि कण के वेग का परिणाम अथवा दिशा अथवा दोनों ही परिवर्तित हो, तब कण का वेग असमान वेग कहलाता है। यह स्थिति में वेग नियत होता है। वेग क्या होता है, नियत होता है। जब असमान वेग या परिवर्ती वेग में वेग नियत होता है। ये कैसे, मतलब
किस तरीके से, या तो विस्थापन अलग हो, ठीक है, विस्थापन असमान हो और समय समान हो, ठीक है, विस्थापन तो समान हो लेकिन समय जो है चेंजेबल हो, तब क्या होगा, असमान वेग होगा। इस प्रकार अगर समय चेंजेबल है, विस्थापन समान है तो भी असमान होगा, विस्थापन और समय दोनों ही जो है असमान है तो भी जो है परिवर्ती वेग होगा हमारा। इस समय ग्राफ की ढाल नियत ना प्राप्त होकर वक्रीय प्राप्त होती है, जैसे मैंने बताया इस प्रकार वक्रीय प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें ढाल। अब बात आती है कि हमारे इंपॉर्टेंट तो औसत वेग है, औसत वेग से क्वेश्चन बनता है हमारा कि औसत वेग क्या है। औसत वेग किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग स्थिति में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, स्थिति में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बी एवरेज, ठीक है, बी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब बात आते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम मान लें ये है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, बी एवरेज इक्वल टू बात ही कर रहा हूं मैं, तो जो हमारा ये हो जाएगा कि ये हमारी अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये मतलब अंतिम समय है, ये प्रारंभिक समय है, ये बन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनके अंतर के अनुपात को हम अगर निकालेंगे तो हमारा निकलेगा औसत वेग, क्या निकलेगा, औसत वेग हमारा, ठीक है। अगली बात करते हैं कि कोई विशेष स्थिति है, विशेष स्थिति है कि जब कोई अपनी कुल, गाना नहीं आएगा यहाँ पर, जब कोई अपनी कुल यात्रा की आधे समय तक b1 चाल से तथा शेष आधा समय b2 चाल से गति करता है तो औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर ये वाली b1 होगा, ये वाला b2 होगा। जब कोई कण, यहाँ कण आएगा, ठीक है, जब कोई कण कुल यात्रा की आधे समय तक b1 चाल से तथा शेष आधा समय b2 चाल से गति करता है तो औसत चाल जो हमारी होगी वो होगी बी एवरेज इक्वल टू b1 प्लस b2 अपॉन 2, क्या होगी, b1 प्लस b2 अपॉन 2, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला और बनता है, ये होता है बी एवरेज इक्वल टू 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। जब जब दो लोग होंगे और वह एक b1 वेग से और एक b2 वेग से गति कर रहे होंगे तो उनकी औसत चाल के लिए हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चाल और वेग में अंतर हो गया, चाल पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।